गुड मॉर्निंग। शैल वी कंटिन्यू? चलो, चैप्टर नंबर 4 का जो एक यूनिट है ट्रेड नेगोशिएशन, वी आर कीपिंग इट पेंडिंग, विल डिस्कस इट एट लास्ट। ओके, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। इसमें 3 यूनिट है। इन फर्स्ट यूनिट वी विल बी टॉकिंग ऑफ मनी डिमांड। मनी डिमांड मतलब क्या, और some theories relating to demand. Second unit will be talking of money supply, how money is measured in our economy. Okay, money supply कैसे measure करेंगे. And third unit will be talking of monetary policies. आरबीआई कौन से मॉनेटरी पॉलिसी अंडरटेक करती है टू मेंटेन एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट, मनी डिमांड. व्हाट डू यू मीन बाय मनी? पैसा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. So basically here we are talking of money only, right? Earlier एक जमाने में आपको पता है ना, बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, right? बार्टर एक्सचेंज मीन्स व्हाट, you already know obviously. हम गुड्स देंगे and in exchange will be taking goods. What was the problem of barter exchange? आखिर क्या जरूरत महसूस हुई कि हमें एक सेपरेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ मनी होना चाहिए? द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज वैल्यूएशन, राइट? कि हम एक कोई गुड्स, मेरे पास से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, पेन सपोज, ठीक है, इन एक्सचेंज आपके पास सपोज मोबाइल फोन है, ठीक है, एंड वी आर डूइंग एक्सचेंज. तो हियर अर्लियर बेसिकली कोई बेसिस ही नहीं था ना वैल्यूएशन करने के लिए. सो वी कुड हैव एक्सचेंज से पेन इन रिटर्न विद द मोबाइल फोन. आज के रेट में आपको हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि मोबाइल की वैल्यू ज्यादा है, पेन की वैल्यू कम है, बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इट इनटू मनी. But earlier these are the two separate goods only, right? So the problem was valuation. Second thing, sale and purchase जो है वो simultaneously एक साथ होना जरूरी था. अगर मैं, मेरे पास जो एक्सेस प्रोडक्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आपसे immediately I'll be taking that product, right? So sale purchase has to be done at same point of time. But now when money has been introduced, sale अलग, purchase अलग. हम पहले purchase कर सकते हैं and later on we can do it as sale, right? So earlier there were several problems with barter exchange, therefore we invented money, right? We can say money was a boon for this type of exchange, but at the same time it is a curse also, right? The biggest problem is money, है कि नहीं? सारे problems associated होते हैं money के साथ, right? So here money means what? As you said, it is medium of exchange. So here, do you demand money or डू यू डिजायर मनी? सब कुछ तो उसी के लिए चल रहा है कि नहीं? मेरी एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी जो फ्यूचर में इट विल कैपिटलाइज इन फॉर्म ऑफ मनी अर्निंग एक्टिविटी. सो एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड मनी, वी कैन से. बट एक्चुअली डू वी डिमांड मनी, और मनी से जो हम प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, दैट परचेसिंग पावर वी डिमांड. क्या डिमांड करते हैं? एक्चुअल मनी में डिमांड करते हैं, मनी की वजह से जो परचेसिंग पावर है वो डिमांड करते हैं? Obviously we don't demand money, or we don't have a desire for money, we have a desire for purchasing power which is there in money. So we can say money का जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है. आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी किया ना, डिराइव डिमांड. डिराइव डिमांड मतलब हम एक प्रोडक्ट डिराइव कर रहे हैं. क्यों सॉरी, एक प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं. क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिकॉज दैट प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन अनदर प्रोडक्ट. तो वो प्रोडक्ट चाहिए इसलिए एक पर्टिकुलर हम दूसरा प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, राइट? सो हियर व्हेन वी आर डिजायर टू हैव मनी, वी एक्चुअली वांट परचेसिंग पावर ऑफ मनी, राइट? क्या मनी की कोई वैल्यू होती है? हियर मनी डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, नो इंट्रिंसिक वैल्यू. और मनी की कोई खुद की वैल्यू नहीं होती. एज एन एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर गोल्ड, तो क्या गोल्ड की खुद की वैल्यू होती है? यस, व्हेन वी सेल इन द मार्केट, उसका जो डिपेंडिंग अपॉन डिमांड सप्लाई उसकी खुद की वैल्यू होगी. बट मनी की खुद की वैल्यू नहीं होती. गवर्नमेंट ने कहा है कि एक पर्टिकुलर नोट 100 रुपए का आएगा, तो क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे प्रॉमिस कर रहा है कि एक पर्टिकुलर नोट जो है उसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है कि दिस मच अमाउंट गवर्नमेंट इज लायबल टू पे, इसलिए उसकी वैल्यू है
100 रुपीज, राइट। डिमोनेटाइजेशन के पहले जो नोट्स थे क्या वो भी मनी थे? अर्लियर दैट वाज आल्सो मनी। लेकिन आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई मुझे प्रोडक्ट सेल करो, मैं आपको डिमोनेटाइजेशन पहले वाले कैश दूंगा 500 वाले नोट्स, विल यू एक्सेप्ट? क्यों, वो भी तो मनी थे एक जमाने में, राइट। बट व्हाई विल नॉट एक्सेप्ट? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू नाउ, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि नाउ वी वोंट बी यूजिंग इट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एज वी आर यूजिंग इट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट विल बी हैविंग अ वैल्यू, अदरवाइज उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू एज सच नहीं है, ओके। तो मनी डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो मनी प्रिंट होकर के आता है उसको हम कहते हैं फिएट मनी। ये फिएट मनी क्या होता है? आपने जो करेंसी नोट्स देखे रहेंगे ना, दैट इज नथिंग बट फिएट मनी, ओके। फिएट मनी मतलब क्या होता है? अर्लियर अपनी गवर्नमेंट एक पॉलिसी अडॉप्ट करती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, कि अगर हमें कोई नोट्स या मनी प्रिंट करना हो, अगर सेंट्रल बैंक को नोट अगर प्रिंट करना हो, तो जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है उतना ही मनी आप प्रिंट कर सकते हो, ओके। से फॉर एग्जांपल अपने पास, अपने गवर्नमेंट के पास 1 लाख रुपए का गोल्ड रिजर्व है, तो वी कैन प्रिंट 1 लाख रुपीज नोट्स। दिस वाज द पॉलिसी अर्लियर, बट नाउ एज ऑफ सच देयर इज नो पॉलिसी एज सच, ओके। मतलब अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपने पास गोल्ड रिजर्व हो तो ही हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि अर्लियर क्या होता था, अगर किसी कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व कम हो तो दे वर नॉट एबल टू प्रिंट मनी, ओके। सो गवर्नमेंट सेड कि हम ये रिस्ट्रिक्शन निकाल देंगे, एंड लाइकवाइज एवरी इकोनॉमी हैज एक्सेप्टेड द सेम कि गोल्ड रिजर्व का जो कंडीशन है हम निकाल देंगे। नाउ गवर्नमेंट कैन प्रिंट एनी हाउ द करेंसी व्हाट दे वांट, ओके। इसके लिए कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि गोल्ड रिजर्व होने चाहिए। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट जब आरबीआई जब प्रिंट करेगी, नॉर्मली दे विल बैक बाय सम एसेट्स एंड वी एक्सेप्ट इट एज गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व एंड गोल्ड के अगेंस्ट हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं, लेकिन ऐसे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। क्योंकि जब भी हम आरबीआई नोट प्रिंट करेगा, बेसिकली दे आर इंक्रीजिंग देयर लायबिलिटी, इज इट राइट? आपने नोट देखा है, उसमें क्या लिखा रहता है? आई प्रॉमिस टू पे अ बेयरर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। ये प्रॉमिस कौन कर रहा है? उसके उसके नीचे साइन किसकी होती है? गवर्नर की साइन होती है, एंड गवर्नमेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। मींस आरबीआई इज प्रॉमिसिंग कि जिसके पास वो करेंसी है, से फॉर एग्जांपल नोट है 100 रुपीज की, तो आरबीआई प्रॉमिस कर रहा है कि 100 रुपीज का वैल्यू हम पे करने के लिए लायबल है। सो जब भी आरबीआई नोट्स प्रिंट करते हैं, दे आर एडिंग टू देयर लायबिलिटीज, उनके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में रिफ्लेक्ट करता है, ओके। सो क्योंकि वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, से फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन के पहले जो 500 की नोट थे, हमने अगर डिपॉजिट किया तो आरबीआई वाज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड कि वो आपको जो न्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो पे करेंगे, राइट। और दैट मच वैल्यू दे हैव टू पे, ओके। सो हियर whenever RBI prints notes, they will be showing into liability and then it should be backed by some assets. So normally it is a policy कि हम assets backing रख करके print करेंगे. Otherwise what will happen? Without backing of the assets and without corresponding increase in the goods and service in the economy, अगर हम just notes print करते जाएंगे तो इससे क्या होगा? Inflation rise होगा, okay, and inflation will rise at very high level if it is not backed by corresponding increase in the goods and service or assets, okay. So here this currency which has been printed by RBI, which is not having any backing, which is not having any mandatory condition कि गोल्ड रिजर्व बैकिंग होना चाहिए, उसको हम कहते हैं फैट मनी। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो भी प्रिंटेड करेंसी है उसको हम फैट मनी कहते हैं, फिएट मनी, ओके। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, विल रीड इट लेटर ऑन, बट टाइमिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्ड बाय ऑल दिस पॉइंट्स, ओके। सो दिस वाज जस्ट अ डिस्कशन रिलेटिंग टू मनी, ओके। सिंपल वर्ड्स में मोटा मोटी ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? मनी मतलब हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, when we are demanding money, basically we are demanding the purchasing power which is inbuilt in money, and fiat money means जो currency हम as a medium of exchange use कर रहे हैं, that is a fiat money, okay। उसके backing में कोई asset as such required नहीं है। आरबीआई ने डिसाइड किया कि आज मुझे अगर नोट्स प्रिंट करने, कैन दे डू सो? यस, दे कैन डू सो। हाँ, उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा? दैट इज अनदर सिनारियो, ओके। जिम्बाब्वे का केस मैंने आपको बताया था कि जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन किस रेट से हुआ था, that was only because of the printed currency। वो वीडियो देखा था ना आपने? देखा है आपने?
हमने फाउंडेशन में देखा था, इंटर में हमने देखा है कि नहीं? इंटर में देखा है आपने, या अर्लियर आपने देखा है क्या कभी? देखना है आपको? कभी ना कहते नहीं है। देखता हूँ मैं अभी, मुझे भी याद नहीं वो वीडियो। ये 4 मिनट वाला छोटा दिख रहा है मुझे। ये देखिए, 100 ट्रिलियन करेंसी उन्होंने प्रिंट किया था, 100 ट्रिलियन डॉलर। कौन सा ओपन करे? आई थिंक दिस विल सी। It's not easy being a dictator. For one, there's a lot of other people around you who would love to be you, so you're constantly worrying about staying in power. Navigating the gray area between political rivals and political allies is a total headache. Plus, there's all those pesky people who you're supposed to be in charge of. How to give them as little as possible without inciting rebellion is a never-ending balancing act. Robert Mugabe, the president of Zimbabwe, was facing these problems around 2000. He needed money to bribe his enemies and reward his allies. Unfortunately, he had taxed pretty much everything there was to tax, and his policies had scared away investors. The economy wasn't doing well, and his people were unemployed and hungry. So, where to get the money? Well, one of the perks of running a country is that you get your very own money-making machine, the printing presses. So, in a pinch, you can just print more money, which is exactly what Mugabe did. The newly printed money didn't increase productivity in the Zimbabwean economy, and there was no new investment, so the economy couldn't produce more goods. In effect, you had more money chasing the same goods. More money chasing the same goods meant that the purchasing power of the Zimbabwean dollar fell. You needed more dollars to buy the same stuff as before. In other words, as the newly printed money began flooding the market, prices began to rise. Prices began to increase at a rate of about 50% a year, and that was only the beginning. As prices rose, the government had to print even more money to buy just as many goods as before. And so they did. And that is how things got out of control. The faster इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 50%, तो उन्होंने देखा कि अब ये मनी सफिशिएंट नहीं हो रहा, तो उनको समझ में आना चाहिए था कि अगर हम सिर्फ करेंसी प्रिंट करें विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्शन तो इन्फ्लेशन विल राइज, ठीक है। लेकिन द पर्सन जिसने, मुझे लगता है कि 5वीं भी नहीं किया रहेगा, ही वाज रनिंग द कंट्री, तो जितना रिक्वायरमेंट है, चलो अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, करो प्रिंट। prices rose, the more money the government printed, and the faster prices rose. A feedback loop. By 2001, prices were rising at a rate of 100% per year. By 2002, 200% per year. 2003, 600% per year. By 2006, prices were rising at over 1,000% per year, and it cost 417 Zimbabwean dollars to buy toilet paper. No, not per roll, $417 per sheet. Money was devaluing so quickly that the money you had in the morning would be worth quite a bit less by the evening. So people were trying to get rid of currency as soon as they got it. Zimbabweans became millionaires, but unfortunately, $1 million Zimbabwe dollars might buy you a chicken, if you were lucky. And still the government kept printing money, and in higher and higher denominations. $1 million notes, 100 million, 10 billion, $100 billion notes. In 2008, prices started rising by thousands of percent a month, and the government started printing $100 trillion. Can you imagine क्या मेंटालिटी होगी उसकी? $100 trillion notes. At the height of this feedback loop, prices were increasing at an astronomical rate of 7.6 billion% a month, and $1 would get you, well, we're not sure how to say it, but this many Zimbabwean dollars. By the end of 2008, the Zimbabwean dollar had effectively ceased to exist.
Mugabe had no choice but to legalize transactions in foreign currencies. The Zimbabwe hyperinflation was over. Hyperinflations have occurred in other countries such as Yugoslavia in 1994, China in 1949, and Germany in 1923. As in Zimbabwe, these hyperinflations were caused by governments that were desperate for Can you cash, see these currencies lying on the road? कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. but with few means to raise funds except the printing presses. The Zimbabwe hyperinflation also illustrates a more general principle that we will be exploring and testing in greater detail in upcoming videos. So basically this happens when without any basis अगर हम just currency print करते जाए. तो आज श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में है, राइट? तो कैन दे प्रिंट जस्ट करेंसी? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना वो ज्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे उतना वैल्यू उनका कम होते जाएगा. जितनी अर्लियर लाइबिलिटी थी, सेम लाइबिलिटी आफ्टर प्रिंटिंग आल्सो विल रिमेन सेम. ओके, देयरफॉर प्रिंटिंग इज नेवर एन ऑप्शन. ओके, बट हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय फैट मनी? सिंपल वर्ड्स में प्रिंटेड मनी इज अ फैट मनी. ओके, नाउ व्हाट कैन बी फंक्शंस ऑफ मनी? Functions of money. We can use this as medium of exchange to exchange goods and service. हम जो money use करते हैं, we are using it as medium of exchange for purchasing or exchanging goods and service. Then we can say, can in money the value is stored. आज अगर मेरे पास एक 100 रुपीज की करेंसी है, क्या मैं 100 रुपीज का जो वैल्यू है स्टोर करके नेक्स्ट मंथ में कोई परचेस कर सकता हूँ 100 रुपीज का गुड्स? कैन आई स्टोर द वैल्यू इन मनी? डेफिनेटली. अगर आज मेरे पास 100 रुपीज है तो वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज. इन्फ्लेशन की वजह से टू सम एक्सटेंट इट माइट चेंज, बट एक्चुअली अगर से कोई प्रोडक्ट, अज्यूमिंग इन्फ्लेशन रेट इज सेम, तो सपोज एक मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद मैं 100 रुपीज वैल्यू का जो भी गुड्स है वो परचेस कर सकता हूँ. सो इन मनी the value is stored, we can say, right? Then sale and purchase, we can separate, we can make deferred payment over here because of money, right? Earlier barter exchange में sale and purchase has to be at same time, right? But after introduction of money, हम purchase कर सकते हैं, बाद में payment कर सकते हैं, sale आज कर सकते हैं, बाद में payment receive कर सकते हैं. So deferred payment is an option because the value of money is fixed. We are using this money to determine value of goods and services, right? So we can use the money as a value per unit for n number of goods and services. So these are some of the basic functions of money. Okay, these are all introductory part. Actual demand of money क्या अब तक हमने discuss नहीं किया. We are just discussing what do you mean by money. Okay, चलिए introductory part पहले read कर लेते हैं. So here we have to see what are functions of money, then demand for money का meaning क्या है, then theories and other theories, post Keynesian and before Keynesian, what are the theories. So just general discussion है. First, introduction. Money refer to asset which is commonly used or accepted as a means of payment or a medium of exchange or for transferring purchasing power. Medium of exchange को underline करेंगे. For policy purpose, money may be defined as set of liquid financial assets, the variation of stock of which will have impact on aggregate economic activity. Anything that would act as a medium of exchange is not necessarily money. मतलब bill of exchange वगैरह हम use करते हैं ना, अगर मैं कोई product purchase करूँ, then in that case, as a medium of exchange, sometimes we use bills of exchange, right? But that is not a money. Okay, so sometimes we may use other element, other commodity as a medium of exchange, but money is something different. Okay, so यहाँ पे money, can we say it is a highest liquid asset? In fact, liquidity measure करते हैं हम money में, right? So money is considered to be the most liquid assets. Okay, for example, bill of exchange is used as a medium of exchange. Money represents certain value, but currency which represents money does not necessarily have an intrinsic value. When money takes forms of commodity with intrinsic value, it is called as commodity money. Example, gold, silver or other elements which may be used as money. Okay.
फिएट मनी, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करो, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। इसको टोकन मनी भी कहते हैं। इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज गवर्नमेंट बाय लॉ हैज मेड देम अ लीगल टेंडर। ओके, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये आप एज अ लीगल टेंडर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करोगे, एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी वैल्यू है 2000, तो वी आर यूजिंग इट एज 2000 वैल्यू। लेकिन उसके बैकिंग में गवर्नमेंट के पास कोई एसेट हो, यह जरूरी नहीं है। ओके, which means they serve by law as a means of payment. Money is not necessarily a physical item, it may also constitute electronic records. मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी जो होता है, जैसे कि डेबिट कार्ड से अगर हम पेमेंट करते हैं, दैट इज आल्सो मनी ओनली, राइट? सो फैट मनी मतलब ये करेंसी। सिंपल यहाँ पे फैट मनी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन राइट करेंसी नोट्स, जो प्रिंट करते हैं हम, या प्रिंटेड करेंसी नोट्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स ही दिखाया। Okay, that is fiat money. Functions of money. This can be asked. What are the functions of money? 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। Functions of money. Money is a convenient medium of exchange or an instrument that facilitates easy exchange of goods and service. So first point, money as a medium of exchange we can use to exchange goods and service. Okay. It commands purchasing power and its possession enables us to purchase goods and services to satisfy our wants. Second, money is an explicitly defined unit of value or unit of account. तो second point, money basically हर एक goods का value determine करता है. So rupee is a unit of account in India in which entire money is denominated. The value of each goods and service is expressed as a price, which is nothing but number of money which we need to exchange, okay, for which the goods and service can be exchanged. It is convenient to measure all price of commodity in terms of single unit rather than record a relative price of every goods in terms of other goods. So basically instead of barter, here in all cases the goods की एक हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं जो रुपीज में डिनोमिनेट करते हैं. So say for example एक गुड्स परचेस करने के लिए 100 यूनिट्स ऑफ मनी वी नीड टू पे, दैट इज रुपीज वी नीड टू पे. सो वैल्यू क्या होगी गुड्स की 100 rupees, right? So basically it is a unit of value for all goods and services. Money serves as a unit or standard for deferred payment. However, variation in purchasing power of money due to inflation deflation reduce the efficacy of the money. मतलब आज अगर हम कोई 100 rupees में गुड्स परचेस कर सकते हैं, सपोज हमने डेफर किया, डेफर मतलब पोस्टपोनमेंट 2 मंथ से, सो हो सकता है कि उस टाइम उसकी प्राइस हो 105, तो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होएगा, but then definitely we can do the defer payment. That time we need to make the payment of 105 rupees, right? But due to inflation the payment may be influenced, but defer payment का option है अपने पास, because we are expressing in the form of money. Okay, then money is a store of value. People prefer to hold it as an asset and that is a part of their stock of wealth. So we consider in wealth as a cash. Okay, तो जो cash हम hold करते हैं that is a wealth only. Why? Because उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू स्टोर एज इट इज रहती है. ओके, अनलेस एंड अनटिल डिमोनेटाइजेशन वगैरह ना हो. ओके, डिमोनेटाइजेशन के बाद देखा रहेगा आपने, हैव यू सीन द न्यूज दैट टाइम मल्टीपल केसेस जो 500 के नोट थे अर्लियर, लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिए थे, बहुत सारे केसेस में जला भी दिए थे. ओके, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन के बाद उसकी कोई वैल्यू बचेगी नहीं, राइट? बट अनलेस एंड अनटिल सच सिनेरियो इज नॉट देयर, इट विल बी स्टोरिंग इट्स वैल्यू. ओके, and money is the only asset which has perfect liquidity. So liquidity is the next function. These 5 points are important. So what are the points again? Money, first of all, हम medium of exchange use करते हैं for exchanging goods and service. Second, it is a unit of value. दुनिया भर के सारे goods and service की value हम money में ही express करेंगे, right? Third point, it is a standard or unit for defer payment. Okay. Then fourth point, it stores its value. And fifth point, it is the highest liquid asset. Okay, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी टाइम पास है. मनी के कैरेक्टरिस्टिक, मनी किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ओके, ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, राइट? मतलब जो करेंसी वी आर यूजिंग वो अपने टिश्यू पेपर वगैरह देखा है, वो एकदम से पॉकेट में रखने के बाद भी वो टेयर हो जाएगा, वैसे नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड बी यूज्ड विद स्टैंडर्ड पेपर. देन एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल. ठीक है, अगर दूर से भी दिखाया है तो आपको समझ में आएगा ये मनी है, राइट?
सो जस्ट बेसिक थिंग्स आर देयर. डिफिकल्ट टू काउंटरफिट मतलब वो कॉपी करना डिफिकल्ट होना चाहिए. मींस यू ऑलरेडी नो मनी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं ना, उसमें उसके अंदर एक मेटल स्ट्रिप होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है. देन इफ यू सी इन द लाइट तो गांधी जी का चेहरा दिखाई देता है. राइट. तो बेसिकली दिस वाटर मार्क्स आर देयर जो विच मेक इट डिफिकल्ट टू कॉपी इट. ओके, डुप्लीकेट बनाना डिफिकल्ट होना चाहिए. इट शुड बी रिलेटिवली स्केर्स, ये तो हमेशा रहता है, ठीक है नहीं. पोर्टेबल, इजिली ट्रांसपोर्टेड, possessing यूनिफॉर्मिटी, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड यूजेबल क्वांटिटीज. ठीक है, सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. एग्जाम में मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, बट इफ इट इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, एक्सप्लेन मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से 3-4 ऐसे चिपकाने का, खत्म. Now comes the most important part, demand for money. Basically, what do you mean by demand for money? अब डिमांड फॉर मनी नॉर्मली ये जो कंसेप्ट है ये डाइजेस्ट करने में या टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज व्हाट वी कंसीडर डिमांड फॉर मनी मतलब, अच्छा व्हाट डू यू फील कि डिमांड फॉर मनी मतलब क्या होना चाहिए? डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी मतलब डिमांड फॉर मनी, ठीक है नहीं. से मेरा इनकम है 1,00,000 रुपए. ओके, उसमें से देयर माइट बी एन नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर, है कि नहीं. तो सपोज आई एम होल्डिंग 40,000 एज अ कैश. ओके, आइदर एज अ कैश और सेविंग अकाउंट. बाकी के सारे एक्सपेंडिचर मैंने इधर एक्सपेंड किया हुआ है या मैंने कहीं तो इन्वेस्ट किया हुआ है. ओके, सो माय डिजायर टू होल्ड मनी इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी. So here it is nothing to do with income. हाँ, डिमांड फॉर मनी डेफिनेटली इनकम पे डिपेंड करेगा, बट डिमांड फॉर मनी मतलब क्या? योर डिजायर टू होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ कैश और सेविंग अकाउंट. ओके, मतलब हम कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर मनी. हैव यू अंडरस्टूड? सिंपल वर्ड्स में आपके इनकम में से आप कितना अमाउंट होल्ड कर रहे हो एज योर व्हाट वी कैन से सेफ्टी फंड हो या खर्च करने के लिए. सपोज मेरा एक्सपेंडिचर पर मंथ का 80,000 है. ओके, तो 80,000 कैश आई एम होल्डिंग, that is called as demand for money. So obviously it will be dependent on income, but have you understood what do you mean by literally demand for money? Simple words mein we can say it is a decision or it is a desire to hold money. That is to hold money in the sense cash जो आप होल्ड करोगे, this is demand for money. तो अगर आपकी इच्छा है कि मुझे 50,000 होल्ड करना है तो 50,000 विल बी द डिमांड फॉर मनी. हैव यू अंडरस्टूड? अब ये जो डिमांड फॉर मनी है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? व्हाट कैन बी द फैक्टर्स ऑन विच द डिमांड फॉर मनी विल डिपेंड और इट विल गेट इन्फ्लुएंस? एक पॉइंट तो मैंने अभी बताया आपको, इनकम. राइट, अगर आपका इनकम ज्यादा हो तो बताइए मुझे डिमांड फॉर मनी विल बी मोर और लेस? ऑब्वियसली मोर. जब इनकम राइज होगा तो एक्सपेंडिचर भी राइज होगा, एंड अगर एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है टू पे यू शुड बी होल्डिंग मोर मनी. राइट, द होल्डिंग ऑफ मनी विल राइज, देयरफॉर डिमांड फॉर मनी will rise. The first point, the factor which will influence demand for money we can say is the income. Second, price or we can say general price level. अगर प्राइस इकोनॉमी में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजिंग तो डिमांड फॉर मनी विल इट राइज और इट विल रिमेन एज इट इज? अगर जनरल प्राइस लेवल राइज हो रही है, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड फॉर मनी राइज होगा या डिक्रीज होगा? इट विल इंक्रीज, क्योंकि अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल सपोज अर्लियर मेरा घर चलता था 10,000 में, ठीक है, तो आई शुड बी होल्डिंग 10,000 एज एन अमाउंट ऑफ मनी विथ मी. राइट, बट सपोज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अब 10,000 में घर चलना मुश्किल है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे 20,000 लग रहा है, तो नाउ आई शुड बी होल्डिंग 20,000 मनी. राइट, so here when price level will rise, my expenditure is rising and therefore demand to hold money will rise. So demand for money will rise. So can we say
income and price is having a direct relationship with demand for money. थर्ड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट. अगर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट इज राइजिंग, से गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, एफडी के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुके हैं, या शेयर मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो चुका है, तो इन दैट केस डिमांड फॉर मनी विल इट राइज और इट विल डिक्रीज. हाँ, डिमांड फॉर मनी मतलब क्या है? आप कितना मनी फॉर्म में होल्ड कर रहे हो. तो मुझे बताइए, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या आप ज्यादा से ज्यादा कैश आपके पास होल्ड करोगे या इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट करेंगे ना. तो से अर्लियर मैं 40,000 होल्ड कर रहा था, ठीक है. अर्लियर मार्केट इंटरेस्ट रेट वाज नॉमिनल 2% सपोज, ओके, एंड नाउ मार्केट इंटरेस्ट रेट हैज बिकम 12%. तो इन दैट केस हियर when interest rate has increased to 12%, what I'll be doing, I'll hold only 20,000 and remaining 20,000 मैं कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा, so that my return will be increasing, right? Earlier in any way मेरे पास 40,000 कैश हो, अगर मैं इन्वेस्ट भी करूं तो 2% रिटर्न मिल रहा है. जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, what you are doing is आप सैक्रिफाइस कर रहे हो आपके खर्चे, right? तो is it justifiable to sacrifice your expenditure to get 2% rate of return? That time it was not justifiable. It was better to hold your money with yourself. But now when interest rate is very high, तो every person will be tempted to make more and more investment. तो अगर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है तो होल्ड ऑफ मनी और होल्डिंग ऑफ मनी विल बी रिड्यूस्ड. सो कैन वी से जब इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, डिमांड फॉर मनी विल रिड्यूस. आर यू गेटिंग? इसलिए मैंने कहा था कि डिमांड ऑफ मनी का मीनिंग समझ लो. डिमांड ऑफ मनी मतलब आप कैश में कितना मनी होल्ड करना चाहते हो, ओके. तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो व्हाट वी आर डूइंग इज, आप लिक्विड फंड्स या लिक्विड मनी के फॉर्म में आपके पास ज्यादा रख नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो. सो इन दैट केस डिमांड फॉर मनी इज रिड्यूसिंग बिकॉज यू आर होल्डिंग लेसर अमाउंट ऑफ मनी, ओके. इनकम माइट बी सेम, बट इंटरेस्ट रेट इफ इट इज चेंजिंग, it will impact your demand for money, okay. So here when interest rate is rising, demand for money will reduce because investment will rise. So here we can say between interest rate and demand for money there is an inverse relationship. Have you understood? So price and income and उसका impact demand for money में direct relationship है. अगर price और income increase हो रहा है, demand for money will also increase. But interest rate and demand for money का inverse relationship है, okay. अगर interest rate market में increase हो रहा है तो हम कम से कम cash hold करेंगे and ज्यादा से ज्यादा invest करेंगे, okay. Have you understood? चलिए, now read this point. People desire to hold money, we say there is a demand for money. ये अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो. ये भी अंडरलाइन करो. डिमांड फॉर मनी मतलब क्या? एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर वैल्यू. मतलब हम कैश में, लिक्विड फंड्स में अपने पास पैसे रख रहे, दैट इज अ डिमांड फॉर मनी, ओके. तो जब हम कैश में रखेंगे तो क्या आपको रिटर्न मिलेगा कोई? No. आपको कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा. सो हियर देयर माइट बी नो रिटर्न, बट इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड एज वेल एज फर्म होल्ड मनी बिकॉज it is liquid and offer most convenient way to accomplish their day to day transactions, right? जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो 1500 रुपए आपका स्टार्ट में स्टाइपेंड होगा, राइट? तो जब आपका इनकम अर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा होल्ड करोगे या इन्वेस्ट करोगे? मिळणार आहेत 1500, त्यातनं इन्वेस्ट किती करणार आणि खर्च किती करणार? बट से अब इनकम अगर लोअर है तो यू विल, व्हाट विल बी, बेसिकली जो इनकम कम है तो उससे आप खर्च करोगे, राइट? सो इन दैट केस माइट बी देयर वोंट बी मोर इन्वेस्टमेंट. तो जितना मिल रहा है पूरा का पूरा आप खर्च करोगे. सो वी कैन से डिमांड फॉर मनी विल बी 1500, ओके. सपोज आपका स्टाइपेंड 2000 हो जाए, सेकंड ईयर में 2000 होगा. नाउ व्हाट यू विल बी थिंकिंग कि पिछले साल इन्हें अपना खर्च 1500 में निकलता था, राइट? अब 2000 इनकम आ रहा है. सो व्हाट यू शुड बी डूइंग, 500 रुपए आप सेव करोगे कहीं ना कहीं, तो एसआईपी एक्सेट्रा, राइट? तो इन दैट केस आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिमांड फॉर मनी इज रिमेनिंग सेम 1500 रुपए, ओके. So that depends upon your income. So demand for money has an important role in determination of interest, price and income in an economy.